Hi everyone, I hope you all are doing great. This is Dr. Priyanka and आज के सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 of the most important 100 questions of paper to education. Remember you have to score more than 65 plus and I hope आपके आंसर शीट्स जो हैं आपने रेडी रखी हुई हैं. So without wasting time, let's move towards question number 36, which is Ramu is experiencing heightened emotions, elation, depression, swings in moods and sentiments. So he is going through which stage of life? So adolescence is a period of stress and strain. Very basic question. Coming to question number 37, according to Gagne, which of the following represents the correct sequence? Sequence of type of learning. तो आपको पता है कि गैग्ने के जो इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स हैं, है ना, उसके जो स्टेप्स हैं वो अलग है. आप जानते हो इंस्ट्रक्शनल इवेंट्स जो गैग्ने ने दिए, और यहाँ पे टाइप ऑफ लर्निंग और इसके जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं. 8 और 9 स्टेप्स जो हैं वो इसमें आपको मिलेंगे. तो इसका जो सही आंसर है वो आप सब जानते ही हो. प्रॉब्लम सॉल्विंग आता है सबसे लास्ट में और सबसे पहले यहाँ पे आएगा एस्टैब्लिशिंग SR कनेक्शन. सो इफ वी गो बाय द ऑप्शंस गिवन हियर, ये होगा एस्टैब्लिशिंग SR कनेक्शंस. उसके बाद आएगा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, फिर उसके बाद प्रिंसिपल लर्निंग और लास्ट के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग. Coming to question number 38, which of the following represents the correct sequence of cognitive development according to Piaget? So बहुत ही आसान. So सबसे पहले आएगा सेंसरी, उसके बाद आएगा प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज विच इज 11 और 12 ईयर प्लस. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेंसरी मोटर पहले, फिर प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फिर फॉर्मल. अब सिंधु's chronological age is 10, mental age is 9. तो इनका IQ क्या होगा? तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA/CA into 100. तो करके देखिए. मेंटल एज इनकी है 9, क्रोनोलॉजिकल एज है 10, 100, तो आंसर आएगा 90. Coming to question number 40. A student uses the content of mathematics to solve the problems in environmental science. Which of the following does it represent? तो एक बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से जो है वो environmental science के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहा है. तो कौन सा लर्निंग का ट्रांसफर हो रहा है? पॉजिटिव ट्रांसफर, यानी एक सब्जेक्ट की लर्निंग जो है वो दूसरी जगह काम आ रही है. Coming to question number 41. If a person strongly feels that he has to achieve maximum by utilizing his potential to the maximum extent, तो मैस्लो के अकॉर्डिंग जो है वो क्या होगा? सो इन केस अगर आपको लग रहा है कि कुछ फास्ट चल रहा है टाइमर, आई एम रिमाइंडिंग यू, पॉज, read the question, read the options and then answer. So if a person strongly feels that he has to achieve maximum by utilizing his potential, तो ये क्या है? यानी कि सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स, यानी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42, थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी और उनसे रिलेटेड साइकोलॉजिस्ट्स. सो ह्यूमनिस्ट अप्रोच जो है वो दी कार्ल रॉजर्स ने, तो ये कनेक्ट काट दीजिए. साइको एनालिटिकल अप्रोच जो दी वो दी फ्राइड ने, तो देखिए ए के साथ 3 कहा है. साइको एनालिटिकल अप्रोच ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए. चेक कर लेते हैं. टाइप अप्रोच ये बोल रहा है शेल्डन, ट्रेट अप्रोच जो है ये बोल रहा है ऑलपोर्ट, सो मेक सेंस. ऑप्शन नंबर डी इज राइट. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43, पर्सनालिटी टाइप है लेप्टोसोमैटिक, पिकनिक, एथलेटिक एंड मीजोमॉर्फिक, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैच करिए. नहीं भी आता तो जो सबसे सिंपल लग रहा है, बिल्कुल नॉर्मल कॉग्निशन लगा के, IQ लगा के आप कर सकते हैं इसको. तो इसका आंसर जो है वो मैंने जैसे फटाफट किया था वो किया था ऑप्शन नंबर सी से. एथलेटिक मतलब बीइंग वेरी वेरी एनर्जेटिक, ऑप्टिमिस्टिक, एडजस्टेबल. सी के साथ 1 कहाँ लगा है? यहाँ. तो देखते हैं.
ये कह रहा है leptosomatic is somebody who is very very shy, somebody who is very reserved. पिकनिक की बात करेंगे तो somebody who wants you can say सेल्फ रिकॉग्निशन, ग्रुप में रहना चाहते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ जो है वो दिखाना चाहते हैं, अपने आप में सोशेबल रहना चाहते हैं. और मीजोमॉर्फिक वो होता है जो बहुत ही ज्यादा इजी गोइंग होता है, बैलेंस्ड अप्रोच वाला होता है. तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन जो है किसने प्रपोज की थी? That whatever you learn, you can generalize on the normal life situations. थॉर्नडाइक ने की थी, जेस्टोल्टिस ने की थी, जूड ने की थी, आप बिगले ने की थी. तो जूड ने की थी. ये एक बार नेट में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45, which of the following is a characteristic feature of mentally healthy person? इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन का है? तो एक मेंटली हेल्दी पर्सन वो होता है जो रियल एक्सपीरियंसेस को एक्सेप्ट करता है, रियल एक्सपीरियंसेस को बहुत ओपन माइंड के साथ फील करता है, ऑब्जर्व करता है, यानी कि वो एक रियल वर्ल्ड के अंदर रहता है, परसेप्चुअल फील्ड में नहीं, एक तरह के इल्यूशन में ना रह के वो बहुत ज्यादा रियल लाइफ के साथ जो है कनेक्ट करके रहते हैं. Coming to question number 46, if a student informs the school counselor that he is having recurring thoughts about suicide, then what should be the first response of the counselor? अगर एक स्टूडेंट है वो काउंसलर को बताता है कि उसको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, तो काउंसलर को क्या रिस्पॉन्स जो है देना चाहिए उस स्टूडेंट को? इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी. इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑप्शन है वो ये, इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट दैट सुसाइड इज एन इरिवर्सिबल एक्ट. ऐसा नहीं होगा. एक काउंसलर से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि वो आपको जो है वो प्रवचन देना शुरू कर दे लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, सुसाइड के बारे में. कंडक्टिंग सीरीज ऑफ काउंसलिंग सेशंस फ्रॉम नेक्स्ट डे, he has to deal it with a lot of जिसको कहते हैं सेंसिटिव अप्रोच. तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आज आप इशू को एड्रेस ना करके आप नेक्स्ट डे में जो है आप डाल दें. आस्किंग द फैमिली ऑफ दैट स्टूडेंट टू कॉन्टैक्ट द काउंसलर, ऐसा भी नहीं आप करोगे. आप क्या करोगे? आप स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट है, रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, उससे आप क्वेश्चन करोगे कि व्हाई, व्हाट इज द कॉज. इससे इवैल्यूएशन हो पाएगी कि बच्चे का मेंटल हेल्थ किस स्थिति में है, क्या वो उसकी थॉट प्रोसेस है, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज द कॉज. तो आप क्वेश्चंस बच्चे से करेंगे, आप उसके साथ जो है वो इंटरैक्ट करेंगे सेंसिटिवली. A school counselor is planning to conduct a session to help the students to choose their profession. तो इनमें से वो किस चीज में मदद कर रहा है? Which one will help him in his task? सेशन टू हेल्प द स्टूडेंट्स चूज देयर प्रोफेशन. तो प्रोफेशन किस बेसिस के ऊपर होता है? एप्टीट्यूड बेस के ऊपर. तो एप्टीट्यूड टेस्ट इसका आंसर होगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 48, पर्सनालिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment. ये किसने बोला था? तो ये बोला था ऑलपॉट ने. ऑलपॉट ने पर्सनालिटी की जब थ्योरी दी तो उन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी होती है वो एक कॉन्स्ट्रक्ट की तरह है. क्या होता है कॉन्स्ट्रक्ट? कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, है ना. कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो है वो होता है, और उसके अंदर आपके साइको फिजिकल सिस्टम, यानी कि आपके मेंटल बीइंग से सब कुछ इंटरकनेक्ट करता है, एंड स्पेशली योर physical build and physical body, all of that in together help in your adjustment with the environment. overall personality को ये बनाता है. तो ये बोला था ऑलपॉट ने. तो ये डेफिनेशन है, ये तो याद करनी पड़ती है, बट इजी हो जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको साइकोलॉजिस्ट के थ्योरीज के बारे में पता है, उनके कीवर्ड्स पता है, तो आप उनसे भी आप कनेक्ट कर सकते हो. जैसे यहाँ पे साइकोफिजिकल जो था वो यहाँ पे कीवर्ड था. Coming to question number 49, which type of counseling is neither counselor centered nor client centered? तो देखिए, एक्लेक्टिक,
एक्लेक्टिक काउंसलिंग के अंदर डायरेक्टिव में क्या होता है, काउंसलर सेंटर्ड होता है, नॉन डायरेक्टिव में क्लाइंट सेंटर्ड होता है, एक्लेक्टिक होता है इंडिविजुअल बेस्ड, सिचुएशनल बेस्ड, कॉन्टेक्सचुअल बेस्ड। इसके अंदर जो है वो बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ता है काउंसलर को। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द प्रोडक्ट डायमेंशन ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट मॉडल? तो इसका आंसर है यूनिट, है ना। द प्रोडक्ट डायमेंशन ऑफ गिलफोर्ड स्ट्रक्चर इंटेलेक्ट मॉडल, प्रोडक्ट डायमेंशन क्या बोलते हैं उसको, यूनिट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51, which of the following is an example for a directional hypothesis? डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है, जो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन बताती है, किस तरफ जाएगा रिलेशन या किस तरफ जाएगा डिफरेंस, उसके बारे में क्लियरली इंडिकेट करती है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। जी, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होती है या तो इस तरफ जाएगा रिलेशन या इस तरफ जाएगा, या अगर आप टी टेस्ट देख रहे हो दो ग्रुप्स के बीच में, तो कौन सा ग्रुप जो है वो ज्यादा जाएगा या कौन सा ग्रुप कम पीछे जाएगा, यानी कि वन टेल टेस्ट आप करेंगे। तो देयर एग्जिस्ट्स अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो भैया डिफरेंस है, लेकिन किसका बड़ा है किसका कम ये नहीं बताया है। ये नल हाइपोथेसिस फ्रेम कर दी है, और जो नल होती है वो भी आपको पता है, टू टेल टेस्ट में आप उसे चेक करते हो। यहाँ पे क्लियरली बता रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स क्रिएटिविटी सिग्निफिकेंटली हायर देन बॉयज। तो आप बता रहे हैं कि गर्ल्स की क्रिएटिविटी जो है वो ज्यादा है, डायरेक्शन यानी बता रहे हैं, तो क्लियरली ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होगा। देयर एग्जिस्ट अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड एकेडमिक अचीवमेंट। भैया रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो बताया नहीं आपने, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। Which one of the following is the objective method of acquisition of knowledge? Objective method. So ये सभी मेथड्स जो हैं ये आपको नॉलेज देते हैं। अथॉरिटी यानी कि आपके जो शब्द, वर्बल टेस्टिमनी हो गया, रिटन टेस्टिमनी हो गया, ट्रेडिशन आपका जो कल्चर है, आपकी जो इथॉस है वो आपको देती है। लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है ना वो आपको ऑब्जेक्टिव नॉलेज देती है, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज देती है। इंपेरिकल नॉलेज जिसको कहते हैं, जो वेरीफाई की जा सकती है, तो आंसर होगा लॉजिकल पॉजिटिविज्म। डिडक्शन से भी जो आपको एक्विजिशन होती है, नॉलेज की रूल होता है, आप उसे अप्लाई करते हैं, बट यहाँ पे क्लियरली ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो आंसर होगा लॉजिकल पॉजिटिविज्म। अ समरी ऑफ रिसर्च आर्टिकल इज कॉल्ड व्हाट? ध्यान रखिए, रिसर्च आर्टिकल। तो जो रिसर्च आर्टिकल जो आप पेजेस में डालते हो ना, तो आप किसी कॉन्फ्रेंस में या सेमिनार में प्रेजेंट करते हो, पेपर सबमिट करते हो, तो उससे पहले वो एब्स्ट्रैक्ट मांगते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आपने क्या रिसर्च आर्टिकल में किया है, वो आप उसका छोटा सा समरी बना के 100 वर्ड्स का या 200 वर्ड्स का जो है आप ऊपर लिखते हो, उसे एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। समरी ऑफ रिसर्च जिसको कहते हैं, जो थीसिस की रिपोर्ट होती है, दैट इज रिसर्च रिपोर्ट। ओके, एंड एब्स्ट्रैक्ट इज the crux of your research which is put at the top, beginning में जो डाला जाता है। अब ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा फीचर है पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का। पॉजिटिवली स्क्यूड यानी इस प्रकार की डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, ये टोपी क्या होती है, मोड, हाईएस्ट पॉइंट, है ना, और ये क्या होता है, ये है मीन। और सैंडविच किसका बनता है हमेशा, सैंडविच बनता है मीडियन का। तो जो मैक्सिमम स्कोर्स जो है, मोड जो है वो मीन से पीछे को आ रहे हैं, यानी कि मीन क्या है, मीन बड़ा है किससे, मोड से। मीन किससे बड़ा है, मीन मीडियन से भी बड़ा है। और आप ये देखिए कि जो मीडियन है जिसका सैंडविच बना है, मीडियन भी मोड से बड़ा है। तो यहाँ पे कहाँ लिखा है भी मीन, बस मीन मोर देन मीडियन, ये नहीं है। तो क्विकली कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, ethnomethodological study is what? Philosophical, sociological, experimental, analytical? एथनोमेथोडोलॉजिकल यानी जो इथॉस, जो आपकी एथनिसिटी बेस्ड
रिसर्चेस होती हैं जहां पे आप लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हो, यानी आपका सोशियोलॉजिकल अप्रोच। एथनो-मेथोडोलॉजिकल स्टडी applies a social construct approach. Coming to question number 56, which of the following test will be used for testing directional hypothesis? अभी कुछ क्वेश्चंस कराने से पहले ही मैंने ये डायग्राम बना के आपको बताया था। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होती है? जहां पे आपको रिलेशनशिप के बारे में क्लियर होता है, वेरिएबल्स के पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ग्रुप्स के बीच में कौन से ग्रुप का जो डिफरेंस है वो ज्यादा है, लाइक डिफरेंस है, कौन सा ग्रुप जो है उसकी मार्किंग जो है या जो उसका नंबर है वो ज्यादा है, किसका कम है। तो जब आप डायरेक्शनल हाइपोथेसिस की बात करते हैं, सो आइदर इट इज दिस वे और इट इज दिस वे, यानी कि वन टेल टेस्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 57, a researcher has given 10 minutes extra to answer a test on intelligence to a group of students. तो ये कौन सा एरर के अंदर आएगा? एक रिसर्चर जो है वो एडमिनिस्टर कर रहे हैं टेस्ट। एडमिनिस्टर टेस्ट का मतलब होता है कि सपोज उनके पास ये इंटेलिजेंस का आईक्यू टेस्ट करने का एक पेपर क्वेश्चनर है और वो सैंपल को, लोगों को, बच्चों को वो दे रहे हैं, ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। तो हो सकता है वो 30 मिनट्स में सॉल्व करने का पेपर हो, लेकिन वो जो एग्जामिनर है उन्होंने 10 मिनट एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये कौन से प्रकार का एरर होगा? ये होगा आपके सिस्टमैटिक मेजरमेंट। जब आप मेजर करेंगे ना, क्योंकि आईक्यू है, ये इंटेलिजेंस है, जो चीज 30 मिनट्स में होनी चाहिए थी वो आपने 40 मिनट्स दिए हैं, तो मेजरमेंट के अंदर ये एरर आएगा। Identify the probability sampling method from the following. तो कन्वीनियंस, एक्सीडेंटल, कोटा, ये तीनों के तीनों होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। कन्वीनियंस, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप सैंपल सिलेक्ट करते हो। एक्सीडेंटल मतलब मैं करने जा रही थी कुछ और, लेकिन रास्ते में या कहीं पे मुझे जो है अपने रिसर्च में जो सैंपल चाहिए था उनसे रिलेटेड सैंपल मिल जाता है, which was not planned, accidental. कोटा क्या है? कोटा बिल्कुल स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का नॉन प्रोबेबिलिटी इक्विवेलेंट है, जिसके अंदर सबसे पहले आप होमोजीनियस ग्रुप्स बनाते हो, प्रोपोर्शनली आप सैंपल के यूनिट्स जो है वो कलेक्ट करते हो, लेकिन नॉन रैंडमाइज तरीके से, अपना, यानी कि आप अपना जजमेंट लगा के। तो सिस्टमैटिक जो है उसके अंदर एवरी केथ आइटम, या फिर जिसको nth आइटम भी बोलते हैं, वो आप टेक्निक फॉलो करते हो। सपोज आपके पास 100 लोग हैं, 100 में से आपको 10 सिलेक्ट करने हैं, तो आप पूरे के पूरे जो 100 लोगों की जो है वो लिस्ट बनाओगे 1 to 10, क्योंकि आपका जो गैप होगा 100/10, क्योंकि आपको लोगों को चूज करना है 10 को। तो आप इस प्रकार से, यानी कि आप 10 स्लिप्स बनाएंगे, उन 10 स्लिप्स में से एक स्लिप पिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल नंबर आ गया आपका 9, तो यानी वो आपने लिस्ट बनाई है, 100 लोगों की लिस्ट बनाई है, तो वो इंसान जो नंबर 9 पे है, वो इंसान जो नंबर 19 पे है, 29 पे है, क्योंकि 10 का इंटरवल रखना है, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99 हो गए ना 10। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कंप्लीटली रैंडमाइज्ड वे फॉलो करती है, रिसर्चर का कोई भी बायस इसमें नहीं लगता। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर टू फाइंड कोरिलेशन बिटवीन जेंडर and pass and fail in a test is, तो इसके अंदर प्योर डायकॉटमी लग रही है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन। इसका टेबल आपको डिटेल्ड टेबल मेरी बुक के अंदर मिलेगा, आप उसमें से भी इसको आप याद कर सकते हो। थोड़ा इसके अंदर जो ये कोरिलेशंस हैं, पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट इजी है, स्पेयरमैन रैंक डिफरेंस जो है वो आप इजीली समझ के कर सकते हो, लेकिन ये जो कोरिलेशंस हैं बाय सीरियल, टेट्राकोरिक, पॉइंट बाय सीरियल, मल्टीपल, पार्शियल, फाई कोफिशिएंट, ये कौन कौन से स्केल्स के ऊपर मेजर होते हैं, ये आपको एक्चुअली में लर्न करना पड़ेगा। हमारे सिलेबस में ये है नहीं ना, पीएचडी में भी सोशल साइंसेज में आप हार्डली इन कोरिलेशंस को यूज करते हो, बट क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये चार्ट दिया है मैंने स्पेशली, आप इसे याद कर सकते हैं इजीली। अगर आप इजीली याद कर सकते हैं तो करिए, बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन, स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, पार्शियल कोरिलेशन, लीनियर कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, ये सब आपको आना चाहिए। ओके, सो
Coming to question number 60, which is the correct sequence of the steps followed in educational research? यानी steps of research के बारे में पूछ रहे हैं ये. तो सबसे पहले तो यहाँ पे आना चाहिए सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी ये काट दो, और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा आपका रिसर्च रिपोर्ट्स को रिजल्ट करना. तो आप सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद रिव्यू करना चाहिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव्स लिखने चाहिए. लेकिन अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप करेंगे हाइपोथेसिस. तो ये वैसे ही कट हो गया. हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर लिया, तो मेथोडोलॉजी आप डिसाइड करेंगे या नहीं डिसाइड करेंगे? मेथोडोलॉजी डिसाइड करेंगे, उसके बाद ही डेटा कलेक्ट कर पाएंगे. डेटा कलेक्ट कर पाएंगे तो उसके बाद आप उसको इंटरप्रेट भी कर पाओगे, और लास्ट के अंदर रिसर्च रिजल्ट्स रिपोर्ट कर दोगे. तो ऑप्शन सी जो है वो सही रहेगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 61, परसेंटेज एरिया ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व ऑफ 3 स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट बिलो एंड अबव द मीन. इसका मतलब ये है +3 स्टैंडर्ड डिविएशन यानी +3 सिग्मा और -3 सिग्मा के बीच का कितना प्रतिशत एरिया होता है एक एनपीसी में. परसेंटेज एरिया, परसेंटेज पूछ रहा है 3 स्टैंडर्ड डिविएशन, 3 सिग्मा यानी 3 स्टैंडर्ड डिविएशन -3 स्टैंडर्ड डिविएशन का एरिया कितना होता है? 99.73%. इजी कैलकुलेशंस के लिए हम इसको 100% भी मान के चलते हैं. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 62, identify the correct order from the following steps involved in phenomenological approach. phenomenological approach यानी कि आप subjective data के साथ डील कर रहे हैं, तो क्या प्रोसेस आप फॉलो करेंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर शुरुआत जो होती है वो होती है इमर्शन से. व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट, इमर्शन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी कॉन्सेप्ट जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हो या स्टडी करना चाहते हो, आपको इन डेप्थ उसके बीच में जाना पड़ेगा. यू विल हैव टू गिव अ थिंकिंग थॉट टू इट फॉर सम टाइम, जिसको इंक्यूबेशन बोलते हैं. आपको नई चीज के बारे में पता चलता है, इल्यूमिनेशन. उसके बाद आप उसको एक्सप्लिसिटली डिटेल के अंदर स्टडी करते हो, और फाइनली आप सिंथेसिस करके एक कॉन्सेप्ट हमें दे देते हो, एक अपना कंक्लूजन दे देते हो. तो ऑप्शन नंबर 20 के अंदर सही होगा. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 64, इफ द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर हाई मार्क्स इन अ टेस्ट, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार की होगी? तो देखिए, अगर ये 100 नंबर का टेस्ट है, ये आ गया आपका 50 का, बीच का, मैक्सिमम बच्चों ने 50 से ज्यादा स्कोर किया, तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप बोलोगे नेगेटिवली स्क्यू. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 65, ये पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर कौन सी होती है? ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको मैं ऑलरेडी पहले बता चुकी हूं कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर्स दोनों नल हाइपोथेसिस को लेके होते हैं. फॉर्मूला याद करने का है 1RT 2AF, यानी कि टाइप 1 एरर होती है जब आप एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो. टाइप 2 एरर होती है जब आप क्या करते हो? एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हो. तो यहाँ पे एक्सेप्ट, ये तो कट गया, ये तो कट गया. इट्स अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस. सो ऑप्शन नंबर सी, व्हेन यू आर एक्सेप्टिंग अ फॉल्स नल हाइपोथेसिस, यानी आप मान के चल रहे हो कि कोई डिफरेंस है ही नहीं, लेकिन डिफरेंस होता है. सो यू आर एक्सेप्टिंग अ नल हाइपोथेसिस, और एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है, बट आपसे गलती जो है वो हो जाती है. यस, तो अब ये सेशन जो है हम यहीं पे एंड करेंगे. आई विल सी यू इन द थर्ड सेशन, जिसके अंदर हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर देंगे. आई होप आपका आंसर की जो है आप मेंटेन करके रख रहे हो. द फाइनल सेशन ऑफ द सीरीज ऑफ द 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एजुकेशन इज जस्ट गोइंग टू फॉलो in some time after this. And yeah, meanwhile a reminder of this book, very very precious book. And मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा और सरप्राइज लाने वाली हूँ. तो मुझे इतना पता है कि सरप्राइज आप सबको बहुत पसंद आएगा, और एक बिगर जिसको कहते हैं बिगर पॉपुलेशन को, व्हेन आई से पॉपुलेशन मतलब स्टूडेंट्स, है ना, फॉर अ मेंटर, students are everything. So yeah, that is going to be really liked by many. This is what I hope for. So see you in the next session. Till then, maintain your answer scores and take care. See you in the next session very soon. Bye bye.